बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब ये जो एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स कैसे पॉसिबल हुई, उससे पहले हमें पता होना चाहिए वर्टिब्रेट्स क्या है। अब वर्टिब्रेट्स के जो कॉमन इंसेस्टर हैं वो क्या है, इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स। लेकिन अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स, उसमें से कौन से आ सकते हैं, वो आएंगे इनमें जिनके अंदर मेटानेफ्रेडिया होगा। अब मेटानेफ्रेडिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो हमने डिस्कस किया था किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। अगर इससे प्रीवियस हम यानी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की बात करें वो हैगफिश आ जाते हैं। लेकिन याद रखें जो एक्सक्रीशन पॉसिबल हो रही है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट वो पॉसिबल होगी थ्रू किडनी के जरिए। अब ये किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। देख लेते हैं द इंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, द इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स। अब जो वर्टिब्रेट के इंसेस्टर हैं वो इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स हैं। हैव, अब ये जो इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स हैं हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अर्थवर्म के अंदर, थ्रू आउट द बॉडी लाइक द मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। ठीक है, अब इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये सेगमेंटली अरेंज होता है। कैसे अरेंज, क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर बॉडी के सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होता है। लेकिन ये पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया थ्रू आउट द बॉडी होता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ होता है और इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंटेड होता है। This character is well represented in the primitive vertebrate hagfishes। अब यही जो करेक्टर अगर हम इनसे मजीद प्रिमिटिव की बात करें, ये हैगफिश के अंदर भी देखा गया था। हैगफिश हमने डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर, जो पॉसिबल था कि ये रहती हैं किसके अंदर, मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, और अपने अंदर स्टोर करती हैं सॉल्ट को ट्राइमेथाइल अमाइन की सूरत में। अब वर्टिब्रेट हैगफिश विच हैव किडनीज विद सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स। अब इनके अंदर भी किडनीज थी, लेकिन वो जो किडनीज थी वो सेगमेंटली अरेंज, लेकिन किस फॉर्म के अंदर, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में थी। However, the contrasting development proceeded in evolution। अब यही contrasting development proceed हुआ evolution के साथ साथ in other vertebrates, और दूसरे vertebrates में with the appearance of kidneys। किसकी सूरत में, किडनीज की सूरत में। ठीक है, इनकी अपीयरेंस हुई। किडनीज कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्यूल्स। अब इन किडनीज के अंदर न्यूमरस कई ट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन याद रखें नॉट अरेंज सेगमेंटली। हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सेगमेंटली अरेंज है। अगर हम बात करें कि वही एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोसीडेड हुआ इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, लेकिन इन वर्टिब्रेट के अंदर ये किडनी क्या है, न्यूमरस ट्यूब्यूल्स तो होंगी लेकिन सेगमेंटली अरेंज नहीं होंगी। अब लेकिन देखें कि क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लेकिन इनके अंदर एसोसिएट होंगी और उसके साथ साथ डेंस नेटवर्क होगा किसका, कैपिलरीज का। द बेसिक स्ट्रक्चर इन किडनीज इज नेफ्रॉन। अब किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर वो काम करेगा वो है नेफ्रॉन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन पॉसिबल हो रही है। अब सबसे पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखें, लेकिन याद रखें जो एक्सक्रीशन वो मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक पाथवे इनके अंदर होता है, यानी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म होने के साथ साथ वो जो वेस्ट बाकी बचता है उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। देखें, कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ और उसकी सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक। अब केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ और इसकी सस्टेनेबिलिटी किसके ऊपर है, मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर। अब देखें द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमरली डन एट मेटाबॉलिक लेवल। अब जो वेस्ट बचेगा मेटाबॉलिक लेवल पर, यानी मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है,
अब ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इनका ये जो मेटाबॉलिज्म होगा ये किसके अंदर होगा, लिवर्स के अंदर होगा, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। दीज इंक्लूड, अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा ये क्या क्या किस किस चीज पर मुश्तमिल होगा, देखें। दीज इंक्लूड यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी इसके अंदर यूरिया होगा, लेकिन ये यूरिया किसके मेटाबॉलिज्म की से आएगा, अमाइनो एसिड से। अब ये यूरिया के साथ साथ देखें, अब दीज, अब ये जो हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट है, अब नीचे तमाम हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये देखेंगे कि ये किधर से आया है, ठीक है। अब यूरिया किसके मेटाबॉलिज्म से आया है, अमाइनो एसिड से। अब क्रिएटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रिएटिन, यानी क्रिएटिन की जब मेटाबॉलिज्म हुई, क्रिएटिन की जब मेटाबॉलिज्म हुई ये मसल्स के अंदर होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है। यही क्रिएटिन क्या प्रोड्यूस करती है, क्रिएटिनिन। अब इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन पॉसिबल होती है। यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन होती है, यही नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होती है, अलग होती है यूरिक एसिड की फॉर्म। अब bilirubin end product of hemoglobin breakdown and metabolites of various hormones। अब बिलीरुबिन किधर से आया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सर्कुलेशन के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हुई और मेटाबोलाइट्स है बहुत ज़्यादा, यानी मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के अंदर, उसके नतीजे में ये बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड द टॉक्सिन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। अब यही जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अगर बॉडी के अंदर रहे, ये तो क्या है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं एंड इंजेस्टेड, और इन्हीं मेटाबॉलिक को हम इंजेस्ट भी कर सकते हैं किस की सूरत में, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स, इनकी सूरत में भी हम ये क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही जो चीज़ें हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी के अंदर भी क्या है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट पाथवे के जरिए। द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी कॉजेज सीरियस हजार्ड्स। अगर ये प्रेजेंस हो जाएंगे, ये वेस्ट अगर हम बात करें कि बॉडी के अंदर रह जाए तो इसके बहुत ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। 10 आर एलिमिनेटेड बाय, इसी वजह से ये एलिमिनेट होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसा कि हम अगर बात करें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अगर वो बॉडी के अंदर रह जाए तो वो क्या किसका इफेक्ट होता है, प्लाज्मा के ऊपर। ये मीन प्लाज्मा का जो चार्ज है उसको मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि कन्वर्जन स्टार्ट हो सकते हैं और डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। अब एक्सक्रीटरी आर्गन्स, टू एक्सक्रीटरी आर्गन है जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन लिवर एंड किडनी ये टू एक्सक्रीटरी आर्गन है आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो लिवर करेंगे। देखें, लिवर सेंट्रल स्टेशन है, इसके अंदर तमाम मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये किडनी को सपोर्ट करता है और यही मेटाबॉलिज्म को ये एक्सक्रीट होने में भी हेल्प करता है। liver is the central station of metabolism and consequently the body's central metabolic clearing house। central station of metabolism यानी तमाम केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, और उसके साथ साथ ये बॉडी को क्लियर भी करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स लिवर फंक्शंस आर पिवोटल टू होम्योस्टेसिस। इसी की वजह से यानी क्लियरिंग हाउस है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। लिवर का फंक्शन है ये बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी बॉडी को मेंटेन रखता है। एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद मोस्ट ऑफ बॉडीज ऑर्गन सिस्टम, यानी ये होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ ये इंटरेक्शन है इसका दूसरी बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ भी, किसका, लिवर का। लिवर supports the excretory role of kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia। अब लिवर सपोर्ट करता है किसको, रोल ऑफ किडनी को। क्यों करता है, क्योंकि इसने डिटॉक्सिफाई करना है मैनी केमिकल पॉइजन्स, ठीक है, जहरीले केमिकल्स को। और यही जहरीले केमिकल्स अगर हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अगर हम वही जहरीला केमिकल की बात करें तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एंड प्रोड्यूस अमोनिया।
यानी नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम बात करें कि ये पॉइजनस केमिकल है, लिवर क्या करता है, सपोर्ट करता है किडनी को, और यही नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकता है, केमिकल यानी नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। देखें, लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स एंड प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये तमाम चीज़ें, यानी अगर हम बात करें अमाइनो एसिड से, अमाइन ग्रुप अलग होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। यही नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म के अंदर होगी, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। या अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को लिवर इन तमाम को क्या है एक्सक्रीट करेगा, किसके साथ सपोर्ट होते हुए, किडनी के साथ। अब अगर हम बात करें वाई द स्किन इज नॉट एक्सक्रीटरी आर्गन, अगर हम स्किन को कहते हैं कि एक्सक्रीटरी आर्गन, अगर हम पॉसिबल करें कि स्किन एक्सक्रीटरी आर्गन क्यों नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं है कि स्किन के जरिए स्वेट, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ सीबम है, जो सीबम किसके जरिए प्रोड्यूस होता है, सेबेशियस ग्लैंड के जरिए। अब हम अगर बात करें कि स्वेट ग्लैंड है, इनका काम है यानी थर्मो रेगुलेशन का, और सीबम ने क्या करना है, सेबेशियस ग्लैंड ने क्या करना है, सीबम प्रोड्यूस करना है, और उस सीबम ने हमें प्रोटेक्शन देनी है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें कि ये इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो अगर स्वेट ग्लैंड स्वेट जो रिलीज करते हैं वो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्किन एक एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है। देखें, रिमूवल ऑफ सॉल्ट विद वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड। अब सॉल्ट विद वाटर, जिसको हमने स्वेट कहा, पसीना कहा, ये किधर से रिमूव हो रहे हैं, स्वेट ग्लैंड से। एंड सीबम बाय सेबेशियस ग्लैंड, और सीबम है यानी आयल वगैरह जो एक्सक्रीट होता है वो सेबेशियस ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड से रिमूव होता है, सेक्रीट होता है। सीम्स टू एक्सक्रीटरी इन नेचर, और ये क्या होता है, नेचर के अंदर एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। आपको पता है जब स्वेट आता है तो क्या है, ठंडक महसूस होती है, तो बॉडी को थर्मो रेगुलेट करता है। एंड ऑफ सीबम ऑन द स्किन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सीबम जो होगा स्पीशीज ग्लैंड से जो रिलीज होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से देयरफॉर in context of definition of excretion, skin may not be considered as an excretory organ। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को देखें, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर हम उसकी बेस पर देखें तो स्किन एक एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन का भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ ये है इम्यूनिटी का भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हम अगर बात करें यूरिया साइकिल की, अब नेचर ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमने यूरिया साइकिल को क्या है किया है, उधर डिस्कस नहीं किया था। इस वजह से नहीं किया था क्योंकि हमने ये लिवर के अंदर हमने आज डिस्कस करना है। आज आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले यूरिया साइकिल की डेफिनेशन होनी चाहिए। यूरिया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लिवर फॉर्म इट फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। अब यूरिया क्या है, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से, क्योंकि ये एक्सक्रीट होता है यूरिया। एंड लिवर फॉर्म इट, और इसी को कौन बना रहा है, लिवर, फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। लेकिन किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से। देखें, द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। अब मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है, यूरिया के साइकिल के अंदर, और प्रोडक्ट करते हैं यूरिया, आर टर्म्ड as urea cycle. The metabolic pathways involved in the production of urea are termed as urea cycle. ये urea cycle की definition है, ये urea cycle ट्रैक किया गया है। अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अब अमोनिया और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे तो इन्होंने बनाना है सिट्रोलिन। अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिकर्सर्स हैं, ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन ये प्रिकर्सर ऑर्निथीन के हैं। अब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे तो इन्होंने सिट्रोलिन बनाना है। अब सिट्रोलिन के अंदर अमोनिया ऐड होगा, यानी सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। तो ये सिट्रोलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आर्जिनोसक्सिनेट। अब आर्जिनोसक्सिनेट
दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनिन। अब इसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है आर्जिनोसक्सिनेज, वो इस आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आर्जिनिन से क्या है, आर्जिनीज, आर्जिनिन से आर्जिनेज यूरिया क्या कर देता है, अलग कर देता है। यही यूरिया जो बॉडी से निकल रहा है इन द यानी मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए, उसको यूरिया साइकिल कहेंगे। लेकिन जो बाकी आर्जिनिन बच जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्निथिन में। यानी आर्जिनिन का जो बाकी प्रिकर्सर्स होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथिन। अब इसी ऑर्निथिन के प्रिकर्सर्स क्या है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह ये साइकिल बॉडी के अंदर चलता रहता है और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया क्या है, वो बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि फंक्शंस लीवर के, हम मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, अब वो देख लेते हैं कि मेजर कौन से हो सकते हैं फंक्शन है, तो मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन हो सकते हैं लीवर के। अब सिंथेसिस, अब लीवर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब यही है सपोर्ट करता है लीवर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी ये बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब लीवर इसको सपोर्ट करता है इनको, ठीक है। अब ये इन तीनों के अंदर नाइट्रोजन होती है, ये यानी इन तीनों की नाइट्रोजनस बेस की बेस पर अब इनको कुछ कम, कुछ को ज़्यादा, कुछ को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन इसको हेल्प कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, और उसके साथ साथ बॉडी को होम्योस्टेट कर रहा है। अब प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है और उसके साथ साथ फाइब्रोनोजिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से मेजर होम्योस्टेटिक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन, अब एल्ब्यूमिन ने क्या करना है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी। अल्ब्यूमिन क्या करेगी, ये लिवर के अंदर तमाम प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। अल्ब्यूमिन क्या कर रही है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से होम्योस्टेटिक कंडीशन आएगी। अब बाइल है, अब बाइल सेक्रीट होता है लिवर से, वो क्या करता है, इमल्सिफाइड यानी ब्रेक डाउन करता है फैट्स की इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट की जो है वो क्या है, उसकी ब्रेक डाउन करेगा। अगर हम बात करें लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, अब लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। देखें, रेगुलेट द ब्लड केमिस्ट्री, इन्होंने ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करना है, स्टोर एनर्जी, और उसके साथ साथ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की सूरत में भी स्टोर करते हैं होते हैं, एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को भी मेंटेन रखते हैं। कौन कौन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन। अब स्टोरेज आयरन, अब इस लिवर के अंदर आयरन स्टोर होता है। अब आपको पता होना चाहिए आयरन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसका, हीमोग्लोबिन का, और इसी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू करना होता है। देखें, आयरन है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन हीमोग्लोबिन का। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज पॉसिबल होती है। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, ग्लाइकोजन, यानी एनर्जी रिजर्वर्स है। अब कन्वर्जन, अब ये लिवर कन्वर्ट करता है यानी किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन होती है, लेकिन इसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकागोन होता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागोन कन्वर्ट करता है। देखें, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, अब एक्सेस ग्लूकोज अगर होगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन करेगा, इंसुलिन, ठीक है। लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन, यही ग्लाइकोजन किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। देखें, एनर्जी स्टोरेज एंड यूज, ये किसके यूज हो रहा है, होम्योस्टेटिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज एंड यूज, एनर्जी स्टोर भी हो रही है और उसके साथ साथ यूज भी हो रही है। रिसाइकलिंग, कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, अब ये जो रिसाइकिल करता है और ओल्ड ब्लड सेल्स को, फॉर एग्जांपल आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब ये जो आयरन और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन है, यही हेल्प करते हैं कि इसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज इनकी वजह से पॉसिबल है। और उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन मैनी हार्मफुल केमिकल, अब ये डिटॉक्सिफाई करता है लिवर मैनी हार्मफुल केमिकल्स को, वो क्या हो सकते हैं, फूड एडिक्टिव, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, इसकी वजह से असिस्ट, अब किडनी इसकी वजह से हेलमोबन होती है ताकि इनको खारिज किया जाए, असिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन डिस्पोजल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, और लीवर किडनी के साथ मिलकर इनको बॉडी से क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, खारिज कर देता है। अब ये मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन थे किसके, लीवर के। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक की था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।